हेलो बच्चों, कैसे हो? कल मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था हिंदी का। बहुत सारे बच्चे 10वीं क्लास में जो थे, अब जो 11वीं में आ गए हैं, इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनमें से भी इतने बच्चे, बहुत ही दुख की बात है बेटा, किसी ने भी टेस्ट नहीं दिया। सिर्फ 3 बच्चों ने टेस्ट दिया है। और जो जो बच्चे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और वो समझते थे, उनमें से तो किसी ने भी नहीं, सिर्फ एक बच्चा है शायद, उसने दिया है। क्या बात, 11वीं में आके इतने लापरवाह हो गए हो? हैं, टेस्ट देना भी जरूरी नहीं समझते? या तो तुम फिर इसका मतलब खोलते ही नहीं हो, साइट ही नहीं खोलते और पढ़ते ही नहीं हो। हैं, ये तो ठीक नहीं है बेटा। तुमने टेस्ट देखा नहीं या जरूरी नहीं समझा, क्या कारण है कि जो तुमने टेस्ट दिया ही नहीं? सिर्फ 3 बच्चों ने टेस्ट दिया है इतने बच्चों में से। 57 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में और 3 बच्चों ने टेस्ट दिया। अपना नुकसान कर रहे हो बेटा, और कुछ नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासेस तो पता नहीं कब तक चलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, तुम क्लास अटेंड करोगे ही नहीं, या टेस्ट ही नहीं दोगे, या पढ़ोगे ही नहीं? अगले टेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर रोज अपनी क्लास खोलेंगे, अपना काम चेक करेंगे, अपना काम करेंगे, याद करने का दिया हुआ है या लिखने का दिया हुआ है, जो भी काम करने का दिया हुआ है, वो हर रोज का काम हर रोज होना जरूरी है। और अगली बार जब भी टेस्ट होएगा तो मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और तुम्हारी तरफ से ये भी कुछ नहीं आता कि तुम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे अपना कोई सलाह, कोई प्रश्न उत्तर दिखाते हो कि देखो मैडम हमें ये हो गया है, या हमें ये समझ में नहीं आया है, मैडम हम साथ के साथ काम कर रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तुम्हारा। इतने अच्छे बच्चे होने के बावजूद तुम्हारा ये हाल है। ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। चलो आज हम कविता करेंगे। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है पथिक, वो करेंगे। सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, जो ये राम नरेश त्रिपाठी हैं, इनकी जो कविता है, इसमें से ये जीवनी तुमने नहीं करनी है। हाँ, इसमें से ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर जरूर छांट लेने हैं, ठीक है? और उसके बाद जीवनी पढ़ के ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांट के फिर तुमने कविता के सरलार्थ करने हैं। तो आज हम सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। क्या बताया गया है, कवि इस समय समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी। और उस समय सूर्य जो है आकाश में उग रहा है, और वहां का नजारा इतना ज्यादा सुंदर है जिसे देखकर कवि भाव विभोर हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और कवि कविता लिख देते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, पथिक का मतलब है मुसाफिर, जो रास्ते में चलने वाला है, यात्री, मुसाफिर। तो कवि इस समय बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुसाफिर या पथिक कहा है। क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि सबसे पहले प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक में से लिया गया है। इसमें कवि सुबह के वातावरण के बारे में, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तुम लिखोगे प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। और कवि क्या कह रहे हैं, प्रतिक्षण यानी प्रतिपल, हर पल, नूतन का मतलब नया, वेश का मतलब रूप, बनाकर मतलब धारण करके, रंग बिरंगा निराला, रंग बिरंगा और अनोखा, रवि के सम्मुख थिरक रही है, सूर्य के सामने नाच रही है, नभ में आकाश में, वारिद माला, वारिद माला बादलों की पंक्तियां। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि आकाश में सूर्य के सामने हर पल नया नया रूप धारण करके बादल, जो रंग बिरंगे आकार के हैं, कभी उनका रंग सफेद हो जाता है, कभी गाढ़े रंग का हो जाता है, कभी पीले पीले रंग का हो जाता है, यानी हर रंग बिरंगा रूप धारण करके सूर्य के सामने वो नाच रही हैं। उधर वारिद माला, कौन सी? नभ में आकाश में, वारिद माला बादलों की मालाएं। यानी इन दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, सूर्य के सामने हर पल आकाश में रंग बिरंगा रूप धारण करके बादलों की जो पंक्तियां हैं वो नाच रही हैं।
और कवि जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। यानी कवि जहाँ पर खड़े हुए हैं वहां पर नीचे क्या है? नील समुद्र, नीले रंग का समुद्र है। मनोहर मन को हर लेने वाला। और ऊपर नील गगन है, और ऊपर कैसा है? नीला आसमान है। घन पे बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। कवि क्या कह रहे हैं? घन पर बैठ, कि घन होते बादल, कि मैं बादलों के ऊपर बैठ जाऊं और बीच में विचरूं और उनके बीच में मैं घूमूं, यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। यानी कवि क्या कह रहे हैं? ये पंक्तियां एक बार फिर से सुन लो। कि कवि कह रहे हैं कि हर पल आकाश में बादल, वारिद का मतलब बादल, रंग बिरंगे रूप धारण करके, अनोखा रूप धारण करके सूर्य के सामने नाच रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? सूर्य के सामने हर पल नया नया रूप धारण करके बादल पंक्तियों के रूप में, माला के रूप में अनोखे तरीके से नाच रहे हैं। यानी बाद सूर्य के सामने कभी कोई बादल आके जा रहा है, कभी कोई बादल आके जा रहा है, ऐसे ही बादल आ जा रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे क्या है? नीले रंग का समुद्र है। मनोहर का मतलब मन को हर लेने वाला, यानी नीचे बहुत सुंदर मन को हर लेने वाला समुद्र है, सागर है। ऊपर नील गगन है, और ऊपर क्या है? आसमान है, नीले रंग का आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। कवि क्या कहते हैं? कि कवि का मन करता है कि बादलों के ऊपर बैठ जाऊं, और मेरा मन ये चाहता है कि बादलों में मैं इधर उधर सब जगह घूमूं फिरूं। तो ये हमारा पहला पैरा हो गया है। कवि ने इनमें क्या बताया है? सूर्य के सामने जब जो सूर्य उदय हो रहा है उसके सामने बादल आ रहे हैं, अलग अलग रंगों में आ रहे हैं, और किस प्रकार से एक के बाद एक पंक्ति बनाकर मालाएं बना के आ रहे हैं, उसका यहाँ पर सुंदर चित्रण किया हुआ है। और नीचे समुद्र का वर्णन किया है और ऊपर आसमान का वर्णन किया है। और कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि का मन करता है कि जो सूर्य के पास जो बादल इधर उधर आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर बैठूं और इधर उधर घूमूं फिरूं, यही कवि का मन उन बादलों को देखकर कर रहा है। अगला देखो, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर होता है सागर, गर्जन करता है, गरज रहा है। मलय 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 पर्वत का नाम है। मलयान अनिल जोड़ रखा है, अनिल होती हवा, बहता है चल रही है। यानी कवि क्या कह रहे हैं? यानी तेज हवाएं मलय पर्वत के ऊपर तेज हवाएं चल रही हैं, और इससे तेज हवाओं से क्या है? सागर गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। यानी तेज हवाएं चलने से जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उससे सागर में, समुन्द्र में आवाजें आ रही है, जैसे वो गरज रहा हो। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि क्या कह रहे हैं? हरदम, हर समय यह हौसला, यानी एक उम्मीद हृदय में, मेरे दिल में प्रिय, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरे हृदय में भरा रहता है एक हौसला। कैसा? इस विशाल, इस जो बहुत बड़ा है, विस्तृत, जो दूर तक फैला हुआ है, महिमा में, जिसकी महिमा, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक है, रत्नाकर सागर के घर में। यानी इस समुन्दर जो बहुत दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, जो बहुत विशाल है, विस्तृत दूर तक फैला हुआ है, इसके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठूं। यानी जो सागर में हवाएं चल रही हैं, उससे जो लहरें उठ रही हैं, तो मेरा मन क्या कर रहा है? कि लहरों के कोने को, लहरों के ऊपर बैठकर मैं सागर के हर कोने पर फिरूं, यही मेरा मन करता है। जी भर के मैं फिरूं, यही मेरा मन चाहता है। ऊपर वाले पहरे में तो क्या बताया था कवि ने? ऊपर वाले पहरे में कवि ने बताया था कि बादल आ रहे हैं सूर्य के सामने, और वो रंग बिरंगे अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं, और कवि का मन करता है कि वो बादलों के ऊपर बैठ के इधर उधर घूमे फिरे। और दूसरे वाले पहरे में क्या बताया गया है? दूसरे वाले पहरे में कवि ने बताया है कि सागर में तेज हवाओं के कारण जो सागर जैसे गर्जन कर रहा है, तो जो सागर दूर तक फैला हुआ है, जो लहरें उठ रही हैं, कवि का मन क्या चाहता है? कि वो कोनों पर, लहरों के ऊपर बैठ जाए और सागर के हर कोने में इधर उधर घूमे फिरे, ये बताना चाहे। अगला है, आज तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। निकल रहा है, उदय हो रहा है जल निधि तल पर। जल निधि सागर के लिए, समुद्र के लिए कहा है। तल मतलब तली में, यानी सागर की तली में, समुद्र की तली में क्या निकल रहा है? दिनकर, सूर्य, बिंब, परछाई, अधूरा, आधा। यानी अभी अभी सुबह हुई है और आसमान में सिर्फ आधा ही सूर्य दिखाई दे रहा है, और उसकी परछाई कहाँ पर दिखाई दे रही है?
उसकी परछाई दिखाई दे रही है सागर के तल में, ठीक है। और वो कैसे दिखाई दे रहा है, सूर्य अभी सागर के तल में आधा ही दिखाई दे रहा है। और वो आधा जो सूर्य की परछाई दिखाई दे रही है वो कैसी लग रही है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कमला के कंचन, बहुत सुंदर सोने जैसे मंदिर का मानो कांत कंगूरा। मानो का मतलब यहाँ पर मानो आया है तो कौन सा अलंकार है बताओ। मानो जहां पर होता है, 10वीं क्लास में क्या था अलंकार, मानो जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कंचन मंदिर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की छाया आधी जो सागर के तल में दिख रही है वो ऐसी लग रही है कि मानो कमला के कंचन मंदिर का, यानी लक्ष्मी के सूर्य सोने जैसे मंदिर का गुम्बद हो। कांत मतलब बहुत सुंदर, कंगूरा मतलब ऊपर जो ऊंचाई में मंदिर का वो लंबा सा गुम्बद होता है ना, वो हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, लेकर आने के लिए निज अपनी पुण्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, यानी लक्ष्मी की असवारी लेकर आना चाहते हो। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, असवारी का मतलब सवारी लेकर आने हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। सुनिए भैया को एक बार रोकना। रत्नाकर ने यानी सागर ने निर्मित कर दी हो, बना दी हो स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की बहुत ही प्यारी सड़क बना दी हो। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ऐसा लग रहा है सूर्य की परछाई जो आधी रह रही थी वो जो सागर के तल में दिखाई दे रही है वो क्या है, ऐसी लग रही है जैसे कमला का मंदिर हो और उसका लंबा सा गुंबद हो, सोने के जैसे गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की सवारी हमारी धरती पर लाने के लिए सागर ने जैसे सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। कैसे सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो, यानी क्या है कि जो सूर्य की परछाई समुद्र के अंदर दिख रही है तो वो ऐसे चमक रही है। सूर्य जब उदय होता है तो हल्का लालिमा रंग का लिया हुआ होता है और वो लालिमा रंग जब सागर के ऊपर पड़ रहा है तो ऐसे लगता है जैसे सोने की सड़क बना दी गई हो, ठीक है। तो क्या है कि जैसे सड़क बना दी गई हो। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि सूर्य जो उदय हो रहा है और जो सागर में उसकी परछाई दिखाई दे रही है तो क्या हो गया है, वो ऐसी लग रही है उसकी परछाई जैसे मंदिर का, लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा हो। और उस लक्ष्मी को जैसे धरती पर लाने के लिए सागर ने सोने की सड़क बना दी हो, बहुत प्यारी, ठीक है। एक और कर लेते हैं, कितने हो गए, 3 हो गए हैं। कितने और हैं हमारे, 4 और बच जाएंगे, कल 4 कल कर लेंगे, आज एक और कर लेते हैं। अगला करते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय में है अनुराग भरी कल्याणी। तो कवि क्या कह रहे हैं, निर्भय बिना किसी डर के, दृढ़ मजबूत गंभीर गहरे भाव से गरज रहा सागर है। क्या है कि गंभीर भाव से सागर गरज रहा है और एक के बाद जब लहरें उठ रही हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। हवाएं चल रही हैं, एक लहर उठी फिर उसके बाद दूसरी लहर उठी, तीसरी लहर उठी, एक के बाद ऐसे ऐसे लहरें उठ रही हैं। यानी लहरों पर लहरों का आना, एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना, जो इतने दूर तक समुद्र में फैला हुआ है लहरें, वो क्या है, सुंदर ही नहीं अति सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि क्या कह रहे हैं, यानी यहाँ का दृश्य इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है कि यहाँ के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से ज्यादा सुख तो मानो कहीं पर कोई पा ही नहीं सकता है। अनुभव करो हे हृदय में अनुराग भरी कल्याणी, तुम अपने हृदय में यह बात अनुभव करो, यानी जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी बातें अपने हृदय में, अपने मन में अनुभव करके देखो और तुम्हें कैसा लगेगा। अनुराग होता प्रेम भरी कल्याणी। अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं
कि उस मेरी सभी बातों को अनुभव करके देखो। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें सागर के अंदर जो लहरें उठ रही हैं उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इस ये जो हमने आज 4 पहरे किए हैं इसके, उसमें क्या है, पूरे इनमें कवि ने अब हम मैं इसके विशेष पे आ जाते हैं। क्या है कि भाषा सहज व सरल है, तद्भव और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, और रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है, और प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो आज हम ये 4 पहरे ही करेंगे घर में। आज तुम्हारा यही कार्य है कि ये जो चारों पहरे मैंने कराए हैं तुम एक बार पढ़कर जरूर देखोगे, और अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो मुझे बताओगे। आज का कार्य इतना ही है बच्चों, धन्यवाद।